हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जापान और भारत के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और डिफेंस के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर भी करने वाले हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जिसको कहा जा रहा है लीथल वेपन एक्सपोर्ट पॉलिसी जापान की। और ये जो जापान की लीथल वेपन एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसको लेकर के चाइना की जो चिंताएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इनके द्वारा जो इनका माउथ पीस है, आप जानते होंगे, एक ग्लोबल टाइम्स, उसके द्वारा कहा गया है कि इंडिया डोंट फॉरगेट हिस्ट्री। ये कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक तो हम ये देखने वाले हैं और दूसरा ये देखेंगे कि वास्तव में चाइना इतना घबरा क्यों रहा है कि अगर उन्होंने ये बना भी लिया और अपनी जो लीथल जो वेपन एक्सपोर्ट पॉलिसी बना भी ली, तो इसको लेकर के क्या कारण है कि चाइना इतना ज्यादा घबरा गया है कि भारत से भी कह रहा है कि देखिए, नहीं, आपको इतिहास याद रखना चाहिए। हम आज चाइना को ये समझाने वाले हैं कि चाइना को ये जो जिसे हम सेकेंड साइनो जापान वार कहते हैं, इसको भी याद रखना चाहिए, जो कि 1931 के आसपास से शुरू हुआ है। और उसके बाद में जो इस तरीका से जापान ने चाइना को सबक सिखाया, वो भी देखने लायक था। अच्छा, मजे की बात आपको पता है कि जिस समय चाइना को ये सबक सिखाया जा रहा था, उस समय ना सिर्फ चाइना बल्कि चाइना के साथ में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट भी था। ये सारे मिलकर, चाइना तो था ही, इसके अंदर सोवियत रूस भी था उसके साथ में। उस समय पर भी चाइना को मार लगाई गई और चाइना को सबक सिखाया गया। अच्छा, ये जो ग्लोबल टाइम्स है भारत को बता रहा है कि नहीं नहीं, इतिहास याद रखो। और कौन से इतिहास की बात कह रहा है? ये इतिहास की बात कह रहा है जब आप जानते होंगे कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में इनके द्वारा कहा गया है कि देखिए, ये जो जापान है ये भारत पर अटैक करने वाला था उस समय पर। तो भारत ने कहा कि देखिए, उस समय पर जो आप जानते होंगे कि आजाद हिंद फौज का नाम आपने भी सुना होगा। तो आजाद हिंद फौज ये हमारे नेताजी ने बनाई थी और उस समय पर भारत के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो वो आज का जो भारत है, एज ए सिविलाइजेशन भारत है, उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा था। तो भारत ने कहा कि देखिए, हमें अपना इतिहास याद है, आप अपने हमारे कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ। आप ये इनडायरेक्ट वे में यही कहा। देखिए, कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या घटित हो रहा है, इसे भी देखिए। देखिए यहां पर, फ्रॉम डिफेंस टू डिट्रेंस, जापान टाइप 12 मिसाइल एंड इंडिया पार्टनरशिप एक्सप्लेन्ड। यानी कि जो टाइप 12 मिसाइल है, इसको लेकर के, अब ये इसकी खासियत क्या है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसको लेकर के चाइना इतना ज्यादा परेशान क्यों है? परेशान तो है क्योंकि उनका इतिहास याद है, इसीलिए शायद वो परेशान है। ये देखिए, इसका टाइम्स ऑफ इंडिया का है। मिडनाइट मिसाइल्स, जापान क्वाइटली डिप्लॉयड 1000 किलोमीटर टाइप 12 लॉन्चर्स, चाइना नाउ विद इन रीच। तो आप समझ गए मेरी बात, चाइना इसके रीच में है। और ये अपने आप में जो 12 टाइप मिसाइल है, ये बहुत ही ज्यादा लीथल वेपन है, इसीलिए चाइना इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है और हमें भी बता रहा है कि हमें इतिहास याद रखना चाहिए। और देखेंगे इसमें थोड़ा सा आगे चल के क्या है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, चाइना जो बताना चाह रहा है, तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि टाइप 12 जो सरफेस टू शिप मिसाइल है, ये भारत के साथ में साझा की गई है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ साझा की जाएगी। तो एक तो ये हो गया इसका, जो मैंने आपको इतिहास थोड़ा सा बताया है कि चाइना को याद क्या रखना चाहिए, एक ये हो गया। और थोड़ा सा अगर इसमें देखें भारत के और इसके बीच में देखते हैं, पहले एक सेकेंड रुको, यहाँ देखते हैं। देखिए, प्राइमरी न्यूज कंटेक्स्ट बिहाइंड क्या है इसका, देखिए, जापान टाइप 2 मिसाइल से डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, जो मैंने आपको बताई है। टाइप 12 जो है ये सरफेस टू शिप मिसाइल है और इसके अंदर दीज इंडिजीनस स्टैंड ऑफ मिसाइल है, यानी कि जापान के द्वारा बनाई गई है। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है और चाइना इसकी रेंज में आता है। तो ये समस्या है। चाइनीज रिएक्शन जो मैंने आपको बता दिया कि भारत को याद रखना चाहिए। इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पर जो प्रेशर है उसको भी उन्होंने, भारत ने कहा कि ये तो हमारी डिप्लोमेटिक विन है और भारत का अपना जो रिलेशन है उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। और देखिए, ये जो अभी एससीओ समिट हुआ था, आप जानते हैं, वहां पर भी इस बात को उठाया गया था चाइना के द्वारा। और थोड़ा सा इसे देखते हैं। देखिए, भारत जापान रक्षा सहयोग के मुख्य स्तंभ क्या है, पहले तो इसे देखिए। लीथल वेपन के निर्यात से प्रतिबंध हटा है। जापान अब मिसाइल और फाइटर जेट जैसे युद्ध हथियार भारत को निर्यात कर सकेगा, तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। दूसरा है अत्याधुनिक यूनिकॉर्न और रेलगन तकनीक, इसको भारत के साथ साझा कराई
रहेगा। नौसेना के लिए एकीकृत संचार प्रणाली यूनिकॉर्न और शक्तिशाली रेल गन तकनीक पर सहयोग दोनों देशों के बीच में बढ़ा है। अमेरिका के मुकाबले एक भरोसेमंद विकल्प भारत को मिला है, और भारत को ही नहीं मिला बल्कि जापान को भी मिला है। रक्षा सौदे के लिए भारत जापान को अमेरिका की तुलना में अत्यधिक स्थिरता और एक स्थिर साथी और ट्रस्टवर्दी बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम डिफेंस जैसे डील करते हैं तो वहां पर ट्रस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में क्या ये हमारा जो दोस्त है ये हमारे साथ आकर के खड़ा होगा। उस समय ऐसा तो नहीं है कि भाई ये अपने हाथ खड़ा कर दे, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका हो या फिर चाइना हो या फिर रूस हो, ये जितने भी शक्तिशाली कंट्री या फिर पश्चिम के जो भी जापान फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, ये साथ नहीं देते है ना। ये पीछे से खेलने वाले लोग हैं कि भाई ठीक है आगे आप बढ़ो, हम देख रहे हैं। देखिए, चीन की प्रतिक्रिया और भू राजनीतिक चिंता, चीन की चेतावनी, भारत इतिहास को न भूले। चीन विशेषज्ञों ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की, वही जो मैंने आपको समझाया है। तीसरा है क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा। चीन का दावा है कि जापान का सैन्य विस्तार, अबे अगर आप BRI कर रहे हो यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो पूरी दुनिया के लिए स्थिरता है, तो आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हो नहीं। चाइना सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारे कंधा पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। वो हमको सोचता है कि नहीं नहीं भाई ये तो कुछ जानते नहीं है, इसलिए कि नहीं नहीं ये क्षेत्रीय स्थिरता। भाई तुम, ये स्थिरता नहीं है, बल्कि जापान अगर ज्यादा स्ट्रांग होता है, साउथ कोरिया स्ट्रांग होता है तो ये ज्यादा, और ताइवान अगर स्ट्रांग होता है और साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन है वियतनाम वगैरह अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि डिटरेंस होगा और बैलेंस ऑफ जो पावर है वो बना रहेगा। और अगर ये बना रहता है तो आप समझिए कि क्षेत्र के अंदर स्थिरता बनी रहेगी। उसके बाद आता है चीन में जापान विरोधी भावनाओं का प्रचार। और चीन में जापान विरोधी भावना जो मैंने आपको बता दिया, चाइना जापान का जो सेकेंड वॉर है 1931 का, उसके अपने आप में बहुत ही भयावह रिजल्ट है। उनको कभी भी चाइना भी याद नहीं करना चाहता, और अगर देखा जाए एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से तो ह्यूमैनिटी भी उसे याद नहीं करना चाहती कि जिस तरीका से चाइना का जो ट्रीटमेंट किया था जापान के द्वारा। लेकिन वही है, आगे देखेंगे। देखिए, रक्षा व्यय और भविष्य की क्षमता की तुलना, जापान लगभग 2% अपनी जीडी का व्यय करता है। वहीं अगर भारत देखेंगे तो बजट का हिस्सा पेंशन और वेतन पर जाता है। इसका मतलब है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करते हैं। उसके बाद देखिए, जापान का है 66 बिलियन से अधिक का उनका बजट है। वहीं अगर आप भारत का देखेंगे तो 75 बिलियन का हमारा है, जिसमें पेंशन भी शामिल है। उसके बाद है अनुसंधान और अत्याधुनिक हथियारों के ऊपर जापान का है। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि विदेशी हार्डवेयर पर अभी निर्भरता कम करने का प्रयास लगातार जारी है और भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़े रक्षा उपकरण हो जिसमें फाइटर्स, जेट्स और एयर डिफेंस आदि के लिए भारत को एक ऐसा विकल्प की तलाश है जो भू राजनीतिक दबाव में भी ना झुके, यानी कि पूरी तरीका से ट्रस्टवर्दी हो। ऐसा ना हो कि भाई अगर जैसे ही दबाव पड़ेगा कि आप हमारे हथियार यूज नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, चाइना के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, तो फिर इस स्थिति में कुछ नहीं है। अगर देखिए आप यूएसए का, और ये मैं दोनों देशों के लिए बता रहा हूं, भारत के लिए भी और जापान के लिए भी। यूएसए का अगर देखोगे तकनीक उनके पास है, लेकिन बात वही है कि जो ट्रंप फैक्टर है या फिर कोई भी, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो कोई भी ऐसा लीडर आ सकता है जो ट्रंप टाइप का जो माइंडसेट रखता हो कि पल में कुछ इस तरीका से वो करता रहेगा। इससे क्या है कि जो रणनीतिक समानता है वो मीडियम है ना, मीडियम टाइप का है। अगर हम रसिया की बात करते हैं तो तकनीक जो है वो एक तरीका से मध्यम दर्जे की है। लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं राजनीतिक यानी कि विश्वसनीयता, हाँ राजनीतिक विश्वसनीयता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ही राष्ट्रपति है, कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कभी राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहीं आएगा कि युद्ध के कारण सप्लाई बाधित हो सकती है और इसका कारण भी है। उसके बाद आता है जापान। देखिए, अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन है, इसके पास में जो अत्यधिक स्थिरता है और पूर्ण समानता दोनों देशों के बीच में, तो इसीलिए इसे आप कह सकते हैं कि भारत के लिए जापान और जापान के लिए भारत एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में उभर करके सामने आएंगे। शांतिपूर्ण संविधान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप जानते होंगे कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा ये बम गिराए गए, तो उसके बाद में जापान का जो संविधान है वो अमेरिकन के द्वारा लिखा गया और इसको आप कह सकते हैं कि शांति का संविधान लिख दिया गया। ऐतिहासिक बदलाव, और शांति का इसलिए क्योंकि ये अपनी आर्मी डेवलप नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपने देश के अंदर जैसे पुलिस टाइप होता है ना, वो सब नहीं कि बहुत बड़ी लार्ज आर्मी डेवलप नहीं कर सकते थे, परमाणु हथियार बना नहीं सकते थे, लीथल वेपन बना नहीं सकते थे, तो ये सारे प्रतिबंध थे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक बदलाव है। क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे के कारण ही अब संविधान के अंदर बदलाव किए गए हैं और अब इस थोड़ी सी ढील दी गई है कि भाई जापान को भी अपनी, क्योंकि देखिए अमेरिका कमजोर है, अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो मिडिल ईस्ट में ही काम नहीं आया,
तो आप देख सकते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में वो कतर, यूएई या सऊदी अरब इनकी रक्षा नहीं कर पाया तो जापान की रक्षा क्या ही कर पाएगा चाइना से। उसके बाद आता है घातक हथियारों का निर्यात। भारत ने जापान के इस रणनीतिक कदम का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया है और बिल्कुल भारत के द्वारा ये जो कार्य है ये सराहनीय है। उसके बाद आता है यूनिकॉर्न सिस्टम, गैर घातक भारतीय नौसेना के उन्नत इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसका नाम है यूनिकॉर्न सिस्टम। जापान इसे पहले से ही निर्यात कर रहा है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, ये जापानी नेवी द्वारा पहले विकसित किया गया है और मल्टी प्रोजेक्टाइल फायर करने में सक्षम है, जो दुश्मन के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में इसका भी जो निर्यात भारत के लिए संभावित है, क्योंकि दोनों के बीच में जब पार्टनरशिप बढ़ेगी तो ये सब संभव है। उसके बाद आता है रक्षा बजट, जो मैंने आपको बताया कि भारत का रक्षा बजट 75 बिलियन है, जिसके अंदर हमारी पेंशन और जो तनख्वाह है वो भी है। वहीं जापान का अगर आप देखोगे तो 66 बिलियन है, जो कि उनकी जीडीपी का 2% है। अब बात तो यही की जा रही है कि देखिए भारत के अंदर भी हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब की बार अगर आप देखोगे तो रेशो उसका बढ़ा है 35% के हिसाब से, लेकिन आने वाले समय में ये और हो और हमें जो फ्री बीज जैसी जो सुविधाएं हैं इनको हमें बंद करना पड़ेगा या फिर इनका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर ये हम कर पाते हैं तो हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए पैसे बचेंगे, जो कि हमारी आर्मी को और हमारे देश की जो सुरक्षा है उसका मजबूत करने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स, जो मैंने आपको बताया था, चाइनीज एक्सपर्ट्स अर्जेस इंडिया डोंट टू फॉरगेट हिस्ट्री, जापान स्क्रैपिंग इट्स लीथल वेपन एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो मैंने आपको समझा दिया धमकी। चीन के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के द्वारा जो बताया गया, चीन का तर्क है जापान द्वारा हथियार निर्यात नीति शुरू करने से एशिया प्रशांत में कोल्ड वार जैसी स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बनेगा इससे। वास्तविकता क्या है, चीन को डर है कि भारत जापान दूरी अगर बन जाता है तो जो चीन का जो वर्चस्व है वो नहीं चल पाएगा, चाइना पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ये डर है और कुछ नहीं है। उसके आगे देखेंगे कि चीन का मनोविज्ञान क्या है, जो शुरू में मैंने बताया। चीन का मनोविज्ञान जो 1931 का जो सेकंड चाइना जापान वार है उसकी जो आज तक भी इनकी जो यादें हैं ये इनके दिमाग में बैठी हुई हैं। बहुत ही ज्यादा मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हैं वो जापान के द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल याद रखना है इस बात को, क्योंकि उनके द्वारा आप सोचिए कि अलग अलग तरीका के जो एक्सपेरिमेंट है वो लोगों पर किए गए, यानी कि जीवित लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए जापान के द्वारा। तो ये अपने आप में मानवता का तो कदम नहीं था। हालिया घटना 2024 चीन में 10 वर्षीय जापानी बच्चा, देखिए ये है, ये आप जानते होंगे ना जिस तरीका से भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जिस तरीका का हेट रेट है, जो छोटे छोटे बच्चों में भी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चों में भी भारत के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट है। उसी तरीका से आप देखेंगे कि चाइना के अंदर क्योंकि पढ़ाया जाता है, जिस तरीका से हिंदुओं के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है, उसी तरीका से जापान के अगेंस्ट चाइना के अंदर पढ़ाया जाता है। और ये जो घटना है ये अपना में कोई अकेली घटना नहीं है कि चीन के एक बच्चे ने जापान के बच्चे की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक तरीका से एनिमोसिटी है, दुश्मनी है अंदर। अब देखिए रणनीतिक डाइवर्जन है, कम्युनिस्ट पार्टी अपनी घोर घरेलू आर्थिक और राजनीतिक विफलताओं का सारा दोष जनता को भड़काने के लिए जापान पर मढ़ देती है। वही चलता है। देखिए ये तो एक सोचिए कि एक मॉडस ऑपरेंडी होती है हर देश की सरकार की कि अगर पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा है तो कह देंगे इसके लिए भारत ने साजिश करी है, अगर पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है तो कह देंगे कि भाई इसके लिए भारत ने साजिश करी है। तो कुछ भी हो वो भारत साजिश कर रहा है। इसी तरीका से जापान को भी इसी तरीका से यूज करता है चाइना कि कुछ भी हो जाए वो सारा का सारा किसने किया है, जापान ने किया है। देखिए जापान को अपना संविधान बदलने और भारत को एक नया सैन्य साझेदार खोजने पर चीन के आक्रामकता ने मजबूर किया और यह नीति उसके खिलाफ और एक अभेद्य मोर्चा तैयार करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। बैलेंस ऑफ पावर बढ़ेगा। भारत के पास जनशक्ति, विशाल बाजार और सामरिक भूगोल है, वहीं जापान के पास में तकनीक, पूंजी और नौसेना की विशेषज्ञता है। ये दोनों एक और एक दो नहीं होंगे बल्कि 1 और 1 11 की भूमिका में होने वाले हैं। देखिए भारत जापान रक्षा साझेदारी आने वाले 10 वर्षों में भारत की विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। चीन का अब आर्टिकल लिखना अनिर्थक है, क्योंकि वही है कि भाई चाइना जो सोच रहा है कि नहीं नहीं हम ऐसा बोलेंगे और भारत हमें समझ जाएगा, तो नहीं भाई, भारत अब वो वाला भारत नहीं है। भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, ना कि तुम्हारी बातों को। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हो? भारत सरकार ने जो कदम उठाया उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो कि सही किया है या वास्तव में हमें चाइना की बात माननी चाहिए? हमारा पड़ोसी है, हमारा इंडो चीनी भाई भाई है ना, इस तरीका के करना चाहिए, या फिर एकदम अच्छा डिसीजन है कि भाई तुम्हारे लिए दुश्मन होगा अपना तो भाई है? आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर देखा